So good evening, friends. We are here to discuss paper 2 section 1. We are starting it from paper topic number 1, comparative politics of PSIR optional. So our modus operandi is like this. We shall discuss one by one. We shall be answering, questioning, putting our queries, getting it solved. In discussion format, we shall try to revise the basic notes which are there with us, and we shall be aiming for cramming these things after getting the things. Okay, so let's start. So first topic is comparative politics. We shall do this topic in 2 sessions, half today and half tomorrow. So comparative politics, I think every year one question is for sure, if 10 markers, and one trend is that either political economy or political sociology or along with other comparative parts. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दशरथ सर, नोट्स कौन सा यूज कर रहे हो? नोट्स तो अपना जिनके पास जो है वही चलेगा, अदरवाइज वो वाइस गुप्ता सर के थे ना, वही चलते हैं। आपने देखे ना गुप्ता सर नोट्स? हाँ, वो रखा है ना, सभी के पास होगा ना। अच्छा, नहीं मतलब आपने पढ़ा है क्या? अच्छा है ना वो? हाँ, मैम के नोट्स के शॉर्ट नोट्स है वो, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन भी है। हाँ, कुछ ये टॉपिक्स तो अच्छा से ही उनका हो रखा है, मतलब इसमें शॉर्ट नोट्स अच्छा से कंपैरेटिव का। जहाँ नहीं होगा वहाँ पर देखेंगे, मैंने देखे कुछ टॉपिक्स वहाँ पर होते वैसे। ठीक है, तो हमारे फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किनको कहा जाता है? एरिस्टोटल। हाँ, उन्होंने कितने उन्होंने कितने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया? 158। हाँ ठीक है, ये सब तो सही है। और ऐसे इंट्रोडक्शन में एक जेनरिक इंट्रोडक्शन है, 2 इंट्रोडक्शन है। एक तो जेनरिक है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एज ओल्ड एज पॉलिटिकल फिलोसफी, एरिस्टोटल नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल, नोन एज फादर ऑफ कंपैरेटिव। एक दूसरा है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विथ अ गोल टू डेवलप पर्सपेक्टिव्स ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसोनेंस बिटवीन डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम्स। ऐसा चलता रहता है, तो आपको जो मन है वो रख लीजिए। सर एक मेरा है, बता दीजिए। It is the comparative study of governments, constitutions, political institutions, and patterns of political behavior in different political systems. एक इंट्रोडक्शन मेरे पास भी है, understanding and theorizing about the political by comparing political phenomena across space and time. As the meaning of political changes, the evolution of comparative politics. हाँ ठीक है। अब एक क्वेश्चन भी आता है और उसके कारण नोट्स में भी है, इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन। तो 2 स्टेजेज है लिखा हुआ, 2 स्टेजेज में इवोल्यूशन हुआ है। Up till Second World War और since the end of Second World War. दोनों का नाम भी दिया हुआ टेक्निकली। एक सर ट्रेडिशनल हो गया ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न का। बढ़िया। फिर सर ट्रेडिशनल के अंदर 2-3 हैं, जैसे फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल और एम्पिरिकल। तो लीगल इंस्टीट्यूशनल है। हाँ, तो लीगल इंस्टीट्यूशनलिज्म इसी के अंदर है क्या? शायद। हाँ। अब है अब मॉडर्न में बिहेवियरल है। मॉडर्न में सर बिहेवियरल और पोस्ट बिहेवियरल। हाँ। और फिर सर एक कंटेम्पररी भी है, जैसे ये हो गया जो अभी चल रहा है, ये सब इसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जी, मॉडर्नाइजेशन जी, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच। हाँ ठीक है। इसका तो ट्रेडिशनल जब चेंज हुआ मॉडर्न में, उस टाइम क्या कंडीशन, क्यों चेंज हुआ, किस बैकग्राउंड में आया मॉडर्न में? सर पैराकियल इन नेचर था। It was in the background of being decolonization हुआ था, then existing like communism और fascism को explain नहीं कर पा रहा था ट्रेडिशनल। सर मतलब ये था सर, जैसे हम लोग जब ये ट्रेडिशनल था, ये
कुछ भी मतलब साइंटिफिक चीजें नहीं देख रहा था, कुछ अलग ही दुनिया में बीती हुई एरिस्टोटल और इन लोग की दुनिया में मगन था। तो जरूरत थी कि हम लोग इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से देखें, तो इसके लिए बिहेवियरल अप्रोच फिर आई। तो ऐसे इसको बोलते हैं दो तरीके से कि सर्टेन पॉलिटिकल एंड सर्टेन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल में कम्युनिज्म फासिज्म का है, डिकोलोनाइजेशन का है, और इंटेलेक्चुअल में बिहेवियरलिज्म का है बैकग्राउंड। जी। और डिकोलोनाइजेशन में एक चीज़ और जोड़ा हुआ है जिसकी फॉर्मलिज्म का आइडिया दिया था F.W. रिक्स ने, जिसमें 8 वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए थे। तो ये सब है, ठीक है। इसका स्कोप क्या है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का? अभी उसमें ट्रेडिशनल नहीं देख रहे, अभी सिर्फ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का एडवांटेजेज है या स्कोप है, फिर इसका लिमिटेशंस देखेंगे, उसके बाद चलेंगे ट्रेडिशनल के इसी तरह करते हुए। तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का क्या एडवांटेजेज है? It is central to the development of political theory. It was there since the time of Aristotle, and it is a major subject that of this particular discipline. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, ठीक है। तो और कोई बताएंगे एडवांटेजेस क्या है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के? जेनरिक टाइप के भी आते हैं, मतलब जो आपको दिमाग में चल रहा होगा ना, वही सब है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पर कोई स्कॉलर नहीं है प्रॉपरली। हाँ, For comprehensive understanding of the discipline of political science, हाँ, another can be about the type of developmental model it prescribes, like political economy approach, हाँ, prescriptive है। हाँ, ऐसे एडवांटेजेस ना स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो कि आई थिंक यहाँ पर नहीं दिख रहा। वो आप ना नीचे चले आए, ऊपर जाइए, ये आप मॉडर्न अप्रोचेज दिखा रहे हैं। एडवांटेजेस ऐसा लिखा हुआ है कि ये इट हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ गुड और बैड द गवर्नमेंट इज। जैसे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्क कर रहा है ब्रिटेन में बट नॉट इन फ्रांस, क्यों? इट ऑल्सो हेल्प अस इन क्लासिफाइंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिनोमेना, कि कौन से इंस्टीट्यूशंस वर्क करता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस के लिए, और किस तरह से है, प्रेशर ग्रुप कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, ये सब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के थ्रू देखते हैं। फिर ये सर्टेन ब्रॉड गोल्स को भी अचीवमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी तो देखते हैं दूसरे देशों का कंपेयर करते International हैं relation, yes. जी। और फिर ये हमारा कि कहाँ जो पॉलिटिकल एक्शंस है, सोशल एक्शंस है, जो भी है उसके पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में कहाँ इंटेंडेड और कहाँ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है, तो उसको फिर देखेंगे। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन को ही देखा तो टॉपिक में ही आ गया कि ग्लोबलाइजेशन कुछ कंट्रीज पे कैसे इफेक्ट करता है, कुछ पे कैसे करता है इफेक्ट, तो वो भी कंपेरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब यूटिलिटी है। उसी प्रकार इसका लिमिटेशंस है, तो लिमिटेशंस बता दीजिए। जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग में से थोड़ा दिक्कत है, कुछ जैसे चाइना हो गया, वो भी कुछ इंफॉर्मेशन ही बाहर नहीं लाता है। ऑन द अदर हैंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन गन रखते हैं। और सर मेन दिक्कत ये है सर कि किसी भी चीज की यूनिक मतलब डेफिनेशन अवेलेबल है नहीं। और जैसे सर हमारे डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डिफरेंटली वर्क करते हैं, तो उसके कारण भी सर कंपेयर करने में काफी दिक्कत हो रही है। जैसे हाँ, For the अब first जैसे point, we can say there is lack of sufficient, reliable, and unbiased information. जी, और फिर वेरिएबल्स भी बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिक्स में कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट होते हैं, तो कोई यूनिक डेफिनेशन है जी, और यहाँ पर लिखा हुआ स्क्रीन पे ना कि लॉन्ग वेरिएबल्स भी लॉन्ग मतलब डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर देयर। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना आईजीपी सेक्शन में कि केनेथ ऑर्गान्स्की का था कि 3 से ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो हम पता नहीं इम्पॉसिबल हो जाता है इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम में कि अब इलेक्टोरल का चॉइस क्या होगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी वेरिएबल्स ज़्यादा है, इसके कारण ना किस वेरिएबल को क्या वेटेज दें और किस सिस्टम में वो कैसा फंक्शन करता है, भी एक चैलेंज है, ये लिमिटेशंस है।
और फिर एक कल्चरल एम्बेडेडनेस भी होता है दोनों में। आप जहाँ से डाटा ले रहे हैं सर्वे करके, और जो डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, वो दोनों तरफ होता है, तो उनका बायसनेस आ जाता है। इसमें कम्युनिटेरियंस को लिख सकते हैं ना अपन कि मैन इज एन एम्बेडेड सेल्फ, तो इसके It कारण is ये not लिमिटेशन free में from- बन जाता है। हाँ, अल्टीमेटली इट लीड्स टू लिमिटेशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। रिलायबल डाटा नहीं होता, वो अपना पर्सपेक्टिव डाल देते, कल्चरल अच्छा, ये जो पर्सपेक्टिव जो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस के लिए मेरे पास एक E.A. फ्रीमैन की स्टेटमेंट है सिग्निफिकेंस को लेके कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपैरेटिव मेथड ऑफ स्टडी हैज बीन द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट ऑफ आवर टाइम। ये E.A. फ्रीमैन का जी बिल्कुल, ये देखेंगे, सही बात है। और इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स जो है, खास करके पोस्ट कॉलोनियल वाले ने ना, वो अपना जो प्री कॉलोनियल वाला सिस्टम है उसको मिमिक कर लिया। और यदि प्रेजेंटली यहाँ पर नोट्स में लिखा है कि ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम को फिर भी अपना यूनिक रखा है। जैसे आप फेडरलिज्म इंडिया में ले लीजिए, सुई जेनरिस बना के रखा है, अपना सेकुलरिज्म का मॉडल भी हम लोगों ने अपना बना रखा है, तो ये सब चलता है। लेकिन इसके कारण है कि थोड़ा सा उसमें भी लिमिटेशंस आ जाते हैं कि किसको कंपेयर कर रहे हो, आधा से ज़्यादा तो वही कॉमन है। जैसे हम लोग जब ट्रेडिशनल को करेंगे ना, उसका लिमिटेशंस, तो ये देखेंगे कि उस टाइम बिफोर डिकोलोनाइजेशन वो क्या कर रहे थे, मोर और लेस सेम गवर्नमेंट सेटअप दे आर वर्किंग इन यूरोपियन एंड अमेरिकन सिस्टम। जो मैंने आंसर्स रीड किए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड दूसरे वाले ग्रुप में, उसमें एक किसी ने लिखा था, क्रेस का कोई स्टेटमेंट है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज गुड इन थियरी बट देयर आर operational challenges when it comes to its practice or implementation. That is why Kress called it empty vision of politics. गुड, बहुत अच्छा पॉइंट And है। there is one more scholar, उन्होंने बोला है इसको मेसी सेंटर, मतलब उनका स्कॉलर का नाम नहीं लिखा हुआ था उसमें, बट comparative politics is called messy center because its boundaries overlap with several other disciplines, because of which the essence of comparative politics gets lost. ठीक, इसके बाद इसमें तो और कुछ उतना ज़्यादा नहीं है। अब इसमें चलते आगे कि ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और उसका देखेंगे कि उसका क्या मतलब उसमें क्या सब्सटेंस है, फिर उसके बाद देखेंगे उनका क्या लिमिटेशंस है जिसके कारण मॉडर्न में हम लोग आए। वैसे है कि एक ग्रीन लीफ भी है, ग्रीन लीफ भी बोलते हैं कि इट्स अ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स साउट टू एस्टैब्लिश मोरल क्राइटेरियन ऑफ पॉलिटिकल कंडक्ट, इट हैज़ मैनीफोल्ड सिग्निफिकेंस फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। तो ये ढेर सारी चीज़ें आती रहती है, लेकिन जब इसका निगेटिव लिखते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा आता है आरसी मैक्राइडिस का। जो भी आप लिख सकते हो उनके नाम से चलेगा, अदरवाइज रख लीजिए एग्जैक्टली वो जो बोलती हैं, पैरोकियल, एथनोसेंट्रिक, टेक्सचुअल, स्टैटिक, नॉन साइंटिफिक, डिस्क्रिप्टिव, मोनोग्राफिक, ये सब। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या है, उसमें क्या क्या आप बोल सकते हैं। वहीं से स्टार्ट होगा, एज ओल्ड एज पॉलिटिकल साइंस, फिर फादर वो रहे थे अरिस्टोटल 158। फोकस क्या था उनका, तो वेस्टर्न कंट्री। नॉन वेस्टर्न पे क्यों, तो वो कोलोनाइज थे, नो इंडिपेंडेंट सिस्टम था, वो लीगल इंस्टीट्यूशनल हिस्टोरिकल अप्रोच था, ये सब वही सब लिखाएगा। फिर वो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सिग्निफिकेंस क्या था, अभी बता दीजिए। It laid the base over which comparative politics developed. Earlier तो वो comparative government ही था ना, but it laid the base for comparative. हाँ, उसके लिए भी और मॉडर्न के लिए भी। मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी नहीं आता यदि ट्रेडिशनल वहाँ पर नहीं होता। ठीक है, और दूसरा है कि इवोल्यूशन ऑफ अप्रोचेज लाइक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, तो उसमें भी इनका सिग्निफिकेंस है। उनको स्टडी करते हुए, उनका देखते हुए कि उनका कहाँ शॉर्ट कमिंग्स है, उसको लोग फुलफिल करते हुए स्ट्रक्चरल फंक्शन लाते हैं। ठीक है, फिर उसमें था कि नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन, Sir, especially institutional approach. हाँ एग्जैक्टली, जिसमें वो बाद में मैलिनोवस्की और उसका यूज करते हैं ना कि हर फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है।
तो उसी इंस्टीट्यूशन को देखेंगे बाद में। और इसमें नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शंस भी है टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस, उसमें बताते थे क्या बनाने हैं क्या नहीं करने, स्टेट बनाओ, ये बनाओ, जुडिशरी बनाओ, लेजिस्लेशन बनाओ, जो भी था। फिर है कि रिसेंट टाइम में रिवाइवल हुआ है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में, तो यदि आंसर लिखेंगे तो रिसेंट टाइम में थेडास्कोप पॉल का आता है नाम, उनके साथ एक और स्कॉलर का भी नाम आता है, ये मैं भूल रहा हूँ, ब्रिंग बैक द स्टेट। ये हो गया इनका सिग्निफिकेंस। कोई कुछ बोल रहे थे? That is specific to institutional approach। मगर इसमें क्योंकि institutional approach is a part of traditional approach, तो यहाँ पर भी यूज हो सकता है। और तो स्टेटमेंट है कि it helped institution building in newly decolonized nations, क्योंकि उन्होंने वही जो वेस्टर्न नेशंस के इंस्टीट्यूशंस थे उनको बोरो कर लिया थ्रू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अपने अपनी जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हुए। जी ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दे सकते हैं रूल ऑफ लॉ का, लोकपाल का। हाँ ठीक है। इसके आगे लिमिटेशंस में क्या है ट्रेडिशनल के? और सिग्निफिकेंस देनी है। It gave comparative government a separate identity। Earlier comparative government a part of political science consider किया जाता था, उसकी कोई separate identity नहीं थी, लेकिन because of coming of traditional approaches उन्होंने वैल्यू दी comparative government को, and therefore it emerged as a separate discipline। इसीलिए इनको अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। ठीक है, थैंक यू मैम। इसके बाद है आरसी मैक्राइडिस का लिमिटेशंस है, वो एग्जैक्टली जो भी लिखा हुआ उसको याद करने। इसमें एक उन्होंने मिस कर दिया, मोनोग्राफिक भी है, ये उन्होंने नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो है कि मोनोग्राफिक में होता है कि या तो आप एक या कुछ ही एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन या हिस्ट्री को आप पकड़ के एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिमिटेशंस लिखा है, तो अपन आरसी मैक्राइडिस के नाम से लिखेंगे। पैरोकियल है कि नैरो इन नेचर एंड स्कोप है, एथनोसेंट्रिक है, अपना यूरोपियन साइड ही रखा है, टेक्सचुअल इन नेचर है, स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, जो लिखा हुआ था उसी को स्टडी कर दिया, कंपेयर कर दिया। फिर है स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट रादर देन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन पे फोकस कर रहे थे, प्रोसेस पे नहीं, तो पॉलिटिक्स नहीं पकड़ा। अब जो प्रोसेस पकड़ेंगे, जब आप उनको साइंटिफिक बनाने का प्रयास करेंगे बिहेवियरल, तब फिर देखेंगे मॉडर्न में बदल जाएगा। फिर ये लोग स्टडी कर रहे थे पॉलिटिकल स्टेट रादर देन पॉलिटिकल सिस्टम, वही बात है। इसेंशियली नॉन कॉम्पिटिटिव एज पॉलिटिकल सिस्टम इन वेस्ट वाज सिमिलर, क्योंकि यूरोप ले लो या अमेरिका ले लो, वही चल रहा था ऑलमोस्ट, और जो बाकी थे उनका तो वजूद ही नहीं था इंडिपेंडेंट। फिर स्टेटिक में आ गया कि वो नो स्टडी पॉलिटिकल प्रोसेस, सिमिलर चीजें आ रही, नॉन साइंटिफिक था और डिस्क्रिप्टिव एंड लेस एनालिटिकल था। वॉट एवर दे वर टेलिंग, दे वर जस्ट टेलिंग, डिस्क्राइबिंग द थिंग्स। इसके बाद आएगा मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो हम लोग बैकग्राउंड देख चुके हैं कि सोशल पॉलिटिकल था जो उन्होंने, और फिर इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड हुआ, उसके बैकग्राउंड में राइज हुआ था, राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म, इटीसी पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो हमारा आया, और जब उस समय उन्होंने क्रिटिसाइज किया ट्रेडिशनल अप्रोचेज को, ट्रेडिशनल कंपैरेटिव मेथड को, तब फिर उसके बाद आया मॉडर्न कंपैरेटिव मेथड में। तो मॉडर्न कंपैरेटिव मेथड जो है उस पॉलिटिकल प्रोसेस पे फोकस किया। अब वो इंस्टीट्यूशंस को नहीं, उन्होंने स्ट्रक्चर को किया, लेकिन प्रोसेस उसमें एनालाइज रखा जरूर एज ए फैक्टर ऑफ एनालिसिस। ये मोस्टली उनका फोकस रहा रिसर्च का डेवलपिंग एरियाज में, जब डिकोलोनाइजेशन हुआ। फिर वो उन्होंने बिहेवियरल अप्रोचेज का डोमिनेशन रहा। तो कौन कौन से बिहेवियरल अप्रोचेज है जो उन्होंने यूटिलाइज किया मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में? सर सिस्टम अप्रोच है ईस्टर्न का। जी। दूसरा उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशियोलॉजी। हाँ, तो हमारा क्या है कि सिलेबस में सिस्टम है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, बाद में पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है। तो वो लास्ट में जो इकोनॉमी सोशियोलॉजी है, दोनों आता ही रहता है, या तो ये आए या तो वो आए, या तो ये आए या तो वो आए, ऐसा आता रहेगा। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे आज सिस्टम अप्रोच और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, और डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, कल्चरल अलॉन्ग विथ सोशल एंड इकोनॉमी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमी वाला जो है वो कल देखेंगे। ठीक है। तो अब जो है सिस्टम अप्रोच तो आया था, बर्टालाफी जो थे, नाम ही स्पेलिंग ऐसा है, लुडविग वॉन बर्टालाम्फी, LUDWIG स्पेस VON स्पेस BERTALANFFY
ये ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट थे, वहाँ से टालकोट पार्सन ने लाया, सोशोलॉजी में चुराया होगा, वहाँ से चुराया इन्होंने डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम में। बिहेवियरल घुसा रहे थे ना, तो इन्होंने सोचा कि कुछ तो लाओ, तो उन्होंने लाया। तो बिहेवियरल मूवमेंट जब पढ़ते थे तो हम लोग बोलते थे कि बार बार बिहेवियरलिस्ट बोल रहे थे डेविड ईस्टन कि हम लोग को ना साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरफ जाना चाहिए, जिसमें उनको एग्जाम्पल आता था बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो सोशोलॉजी भी याद रखिएगा। और वो दूर होना चाहते थे कहाँ से? हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ से। तो ये जो जनरल सिस्टम थ्योरी आया था पार्सन का जी इसमें सोशोलॉजी में, वहाँ से इन्होंने अपने को पॉलिटिकल सिस्टम बनाया। उनका उद्देश्य था डेविड ईस्टन का कि पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाएंगे। याद है जो मेटलैंड बोलते थे कि मैं टॉपिक से ही परेशान हो जाता हूँ, टाइटल से ही, बजाय कि क्वेश्चन से। तो इस टू मेक पॉलिटिकल साइंस ए प्योर साइंस डेविड ईस्टन ने इन्होंने बनाया। तो इन पे दो इन्फ्लुएंसेस दिखाया गया है कि इन पे अप्रोच तो बिहेवियरल था सिस्टम थ्योरी का, और इन पे इन्फ्लुएंसेस था लुडविग वॉन और बर्टन लाफी का, और उन्होंने बोला था इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। फिर टालकोट पार्सन्स का था। ये इन्फ्लुएंसेस थे। इनका मॉडल है सिस्टम अप्रोच कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग बेसिक कॉन्सेप्ट। तो कोई भी सिस्टम होता है ना, साइंस में भी पढ़ते हैं या तो सोशोलॉजी में पढ़ेंगे, तो हर सिस्टम का कॉन्सेप्ट का कुछ मतलब एक तो डायग्राम बनता है, इसमें एक इन्वायरमेंट होता है, एक बाउंड्री होता है, और अंदर में एलिमेंट्स होते हैं जो कि सिस्टमेटिक तरीके से पैटर्न वे में इंटरेक्शन करते हैं। तो इनपुट आउटपुट होता है जी। तो पहले इन कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम देखेंगे, फिर देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम एज डिफाइंड बाय डेविड ईस्टन क्या था। तो इन्वायरमेंट जो होता है इंसुलेट करता है, सॉरी बाउंड्री जो होता है इन्वायरमेंट को इंसुलेट करता है बाकी चीज़ों से, और अंदर में इन्वायरमेंट जो इफेक्ट करता है अदर एलिमेंट्स को, और उसी में पैटर्न बिहेवियर निकलता है। तो उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में बोला, तो बोला कि ये जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम का स्पेसिफिक फंक्शन है। क्या स्पेसिफिक फंक्शन दिया था डेविड ईस्टन ने कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ये काम करता है एग्जैक्टली? उन्होंने टेक्निकल लिखा हुआ है। सर ये अथॉरिटेटिव वाला क्या? अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू जी, ताकि बाइंडिंग डिसीजन हो। हाँ, उनका कहना था कि कितना भी कोई बना ले लेकिन ऑथोरिटेटिव एलोकेशन तो हम ही करेंगे, पॉलिटिक्स ही करेगा। तो आप याद करो वो बैकग्राउंड जब बिहेवियरल अप्रोच राइज हो रहा था, क्यों राइज हो रहा था? तो पोस्ट वर्ल्ड वार की जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड में इकोनॉमिस्ट को बुलाया, साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, सोशोलॉजिस्ट को बुलाया, लेकिन हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट की उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो इन्हें बुरा लगा। तो लास्ट में ये बोला कि हम लोग बिहेवियरल चलो, नहीं तो वी हैव नथिंग टू गिव, वी कुडंट एनालाइज फासिज्म, नाजिज्म, ये वो डिकोलोनाइजेशन वाले को देख ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बोला देखो जो भी कर रहे हो सब कर रहे हो, हमें नहीं बुलाया, अपने आप को रिफॉर्म करते हुए मैं बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स ही है जो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज करता है लास्ट में। उसके बाद सर ये इनपुट देते हैं दो टाइप के, डिमांड और सपोर्ट। जी, और आउटपुट भी दो टाइप का। हाँ जी सर बोलिए। हाँ, तो उनका कहना था कि हम लोग कैसे करते हैं ये अथॉरिटेटिव एलोकेशन। तो रूल्स, पॉलिसीज, डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूएबल्स, वो वैल्यूएबल्स हैं, रिसोर्सेज, ऑफिसेज, अवार्ड्स। अब आपका आता है, वो एक भी बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम इज लाइक ए मशीन। वो मशीन से कंपेयर करते हैं, और वो मशीन से, ये वर्ड जरूर लिखना पड़ेगा, मशीन से कंपेयर करते हैं, उसके बाद वो फंक्शनिंग में दिखाते हैं कि इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म को यूज किया जाता है। ये डायग्राम बनाना होता है जिसमें आपको ये है कि मशीन जो है क्या करता है, तो इनपुट्स को आउटपुट में बदलता है। हमने उसमें ईंधन डाला, उसका आउटपुट आया स्पीड में, या तो कुछ और मशीन जो बनाने का रॉ मटेरियल डाला और प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट निकला। तो बाउंड्री के अंदर रहते हुए जो आउटपुट निकलता है वो फीडबैक लूप में भी जाता है, फिर उसको रिप्रोसेसिंग करके फिर से वो मशीन में होता है। ठीक है, अब ऐसे देखेंगे। इनपुट्स को इन्होंने दो टाइप्स का बोला है, और आउटपुट्स को इन्होंने बोला या तो सिंगल होगा या तो सेट ऑफ डिसीजन, और जिसमें कि यदि हुआ तो 4 टाइप्स हुआ डिसीजन और पॉलिसी जाएगा। अब बताइए कि जो इन्होंने 2 प्रकार के इनपुट्स बोले वो कौन कौन है? डिमांड एंड सपोर्ट। जी, और दोनों को उन्होंने 4-4 पार्ट्स में बांटा है कि 4 प्रकार के डिमांड्स हैं और 4 प्रकार के सपोर्ट्स हैं। सर डिमांड को इनका कहना है कि सर डिमांड वो चीज है जो व्हाट पीपल वांट फ्रॉम द सिस्टम। फिर इसमें 4 डिमांड देते हैं, रेगुलेशन, पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिकेशन।
इस तरीके इसके फिर कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं, जैसे रेगुलेशन डिमांड का एग्जांपल है स्मोकिंग रेगुलेशंस जो है, पार्टिसिपेशन का सिटीजन चार्टर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया स्पेक्ट्रम और पीडीएस, कम्युनिकेशन का आरटीआई हो गया। इस तरह से फिर वो सपोर्ट देते हैं कि इट इज पीपल सपोर्ट टू द सिस्टम, कैसे पीपल सपोर्ट कर रहे हैं सिस्टम को। जैसे कि फिर इसके भी 4 टाइप हैं, जैसे मटेरियल सपोर्ट, टैक्सेस पे करके, लॉ ओबीडियंस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग, और अटेंशन टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन जैसे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो गया। बढ़िया। तो ये जो 2 प्रकार के इनपुट्स है, डिमांड्स और सपोर्ट्स, वो दोनों इनपुट की तरह जाते हैं, मशीन में प्रोसेस होता है, उससे आउटपुट्स निकलते हैं। आउटपुट्स हो सकते हैं या तो सिंगल डिसीजन हो या सेट ऑफ डिसीजंस हो। सेट ऑफ डिसीजंस कहने का मतलब है पॉलिसीज के फॉर्म में आएंगे, और उन्होंने डेविड स्टर्न ने बोला है कि 4 प्रकार के पॉलिसीज आते हैं या डिसीजंस, जो बोल लीजिए। अभी बताएंगे चारों कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये आउटपुट्स हैं। फर्स्ट होता है एक्टिव, जो टैक्स रिलेटेड होता है, और दूसरा होता है रेगुलेटिव, जो कि बिहेवियरल है, एग्जांपल SC/ST एक्ट, और थर्ड होता है एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज, फोर्थ इज सिंबॉलिक लाइक योगा डे, रिपब्लिक डे। हाँ, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज में आप गवर्नमेंट स्कीम्स को ले सकते हैं, कोई भी। ये हो गया चारों आउटपुट्स। अब ये आउटपुट्स आएंगे, फिर वो इफेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट में, लोगों पे, जिस पे इनका इफेक्ट पड़ेगा वो उनके थ्रू प्रोसेस रिप्रोसेस होके फीडबैक में जाएगा। तो इस साल के जो आया था ना इकोनॉमिक सर्वे आया 2022 में, उसमें उन्होंने बारबेल स्ट्रेटजी बोला हम पॉलिसी अपनाएंगे, फिर उसका इफेक्ट देखेंगे, फिर उसका इफेक्ट के बाद जो आउटपुट आएगा प्रोसेस इफेक्ट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज करेंगे। तो आप वहाँ देख सकते हैं। फीडबैक में है कि वो फीडबैक जाएगा फिर से इन्वायरमेंट में रिएक्ट करेगा, रीचैनलाइज होगा, फिर पॉलिटिकल सिस्टम में वो लूप में जाके डिमांड सपोर्ट की तरफ फिर से घुस जाएगा और फिर से प्रोसेस होगा। इस प्रकार फीडबैक जो है सिस्टम मेंटेनेंस में इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये जो लाइन है ना कि फीडबैक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिस्टम मेंटेनेंस, यहीं पकड़ लेंगे मार्क्सिस्ट आके। ये बोलते हैं कि यदि नहीं पसंद आया, इनका बोलना है डेविड स्टर्न का, कि यदि कोई एक्सट्रैक्टिव पॉलिसी, रेगुलेटरी पॉलिसी या कोई भी आउटपुट नहीं पसंद आया, एलोकेशन ऑफ गुड्स तो नहीं पसंद आता है, तो चुनाव के थ्रू इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, आप जो बोलते हैं कि प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू फीडबैक में जाता है सिस्टम में, तो सिस्टम ब्रेक नहीं होता, रिफॉर्म होता रहता है, सिस्टम मेंटेन रह जाता है, क्योंकि करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। इसको कार्ल मार्क्स कह रहा हूँ, मार्क्सिस्ट आकर बोलेंगे कि यार फिर तो क्रांति आएगी ही नहीं, फिर इसी को हो जाएगा बाद में कि सिस्टम ब्रेक भी होता है, लेकिन आपने तो एनालाइज ही नहीं कर पाया। खास करके पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में तो बहुत बार ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो इस लाइन को देखेंगे ध्यान से, है ना। उन्होंने डेविड स्टर्न ने लिखा था कि फीडबैक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिस्टम मेंटेनेंस। इतना है इनका डेविड स्टर्न का। सर मार्क्सिस्ट बोलते हैं ना कि दे डोंट एक्सप्लेन द क्राइसिस इन सिस्टम। जी, वो यही, क्योंकि ये मेंटेनेंस पे फोकस करते हैं ना, तो यहां से ही वो उनका पॉइंट निकलता है अच्छे से। आप देखेंगे कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम अप्रोच, तो एक लाइन है जो कि ट्रेडिशनलिस्ट बार बार सभी को पकड़ के बोल देते हैं कि तुमने हमें बुरा कहा तो तुमने कुछ खास क्या बना दिया, कॉस्मेटिक चेंजेस किया, नेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी जार्गन घुसेड़ दिए। ये ट्रेडिशनलिस्ट है। इन्होंने देखो क्या है, ये बिहेवियरल अप्रोच है मॉडर्न वाला। बिहेवियरल वाले ने ट्रेडिशनलिस्ट को बुरा भला कहा, ट्रेडिशनलिस्ट भी चुप नहीं बैठे। इसलिए आप हर मॉडर्न कंपैरेटिव अप्रोच का एक एनालिसिस देखोगे कि ट्रेडिशनलिस्ट भी बोलते हैं कि ये कुछ नहीं है, उसी को और खर्चा करके इतना तो हम पहले ही बता देते थे जितना इन्होंने डाटा जमा कर करके लिखा है, बोला है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी लाया है, कॉस्मेटिक चेंजेस लाया है। ठीक है, एक मार्क्सिस्ट वाला आप लोग बता दीजिए। सर ये कहते हैं कि जो ये सिस्टम्स अप्रोच है ये स्टेटस कोइस्ट है और नॉन यूनिवर्सलिस्ट है। और मतलब कि सर इनका क्या जैसे पता है मार्क्सिस्ट है तो ये मतलब सोशलिस्ट का साथ देंगे, तो कहते हैं कि जो पूरा सिस्टम्स अप्रोच है एक कॉन्स्पिरेसी है, मतलब सोशलिस्ट कंट्रीज के अगेंस्ट। और सर
तो ये सिस्टम्स थ्योरी एज्यूम कर लेता है पहले ही कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अनप्रॉब्लमेटिक हैं और जो बाकी रेस्ट हैं उनमें ही डिफेक्ट है, ये मेन करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि मतलब कि ये क्राइसिस इन सिस्टम को इग्नोर कर देता है और सिर्फ मेंटेनेंस पे ध्यान देता है। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो मार्क्सिस्ट का 3-4 टेक्निकल टर्म है, वो देख लेते हैं। जो आपने बोला वही है। बोलते हैं ना तो ये यूनिवर्सल है ना ये वैल्यू न्यूट्रल है। तो यूनिवर्सल इसलिए नहीं है कि ये पोस्ट कॉलोनियल को देख नहीं पाते, वैल्यू न्यूट्रल इसलिए नहीं है कि अपना वैल्यू घुसा दिया है, लिबरल डेमोक्रेसीज को पकड़ के बोल दिया है कि वी आर सो गुड दैट आवर फीडबैक सिस्टम वर्क्स इन मेंटेनिंग द सिस्टम। ठीक, उन्होंने एक और टेक्निकल टर्म दिया है कि स्मार्ट इंटेलेक्चुअल कॉन्स्पिरेसी है टू एस्टैब्लिश सुपीरियरिटी ऑफ वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ। ठीक है, उन्होंने दूसरा टेक्निकल टर्म दिया है कि स्टेटस क्विस्ट है। तीसरा टर्म दिया है कि नॉट रिलेवेंट फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग एरियाज है, जहां पर कि ब्रेक डाउन रिवॉल्यूशंस पॉलिटिकल सिस्टम ब्रेक डाउन होता रहता है। आप देख लीजिए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ्रीकन नेशंस का एग्जांपल ले सकते हैं, युगांडा रवांडा टीसी का, जहाँ पर आपको अभी माली भी देख सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको कूप का याद आता है आप लिख सकते हैं। नेपाल में जहाँ सिस्टम संविधान बनने में ही टाइम लग रहा था वो भी देख सकते हैं। और एक टेक्निकल टर्म और ये लिखते हैं कि मॉडर्न इज कंजर्वेटिव। ये मान लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट और इनजस्टिस जो है ना वेस्टर्न कंट्री में होता ही नहीं है। और मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज ए बेटर एनालिटिकल मॉडल दैन ईस्टर्न मॉडल। बोला हमने हिस्टोरिकल मटेरियल बोलता ना कि मटेरियल के आधार पे हिस्ट्री चेंज होता है, वही सही है। ये तो ऐसे ही मेंटेन करने के लिए लिख दिया। ठीक, यही इनका एनालिसिस क्रिटिसिज्म या तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अब आ जाता है कि कंक्लूजन में क्या लिखते हैं ईस्टर्न मॉडल का, यदि एग्जाम में आए तो। Sir, model has limited utility because it is descriptive rather than analytical. ठीक, Sir, though system approach suffer from certain limit, yet we need to acknowledge this urge to make a study of politics, scientific systems approach, so the necessity to go beyond the study of constitution. ठीक, The role of various structures like legislature, executive, judiciary. हाँ। अब ये देखो क्या है कि जो आपने बोला ना कि ये वेरियस स्ट्रक्चर्स के रूल को नहीं मतलब एनालाइज करता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आपने बोला इसी चीज को पकड़ के स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इस चीज को दूर करने का कोशिश करेगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो जहां पर इनका शॉर्ट कमिंग आया उस शॉर्ट कमिंग को दूर करने के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आएंगे। अब ऐसे इसमें आप जो भी है वो तो हो गया। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के स्कॉलर कौन कौन से हैं? Gabriel Almond and Powell. जी, ये किस टाइप का अप्रोच है? ट्रेडिशनल, कंपैरेटिव, मॉडर्न, बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल? अप्रोच, Scientific and modern. मॉडर्न ही है सर। हाँ, मॉडर्न है, बिहेवियरल है, साइंटिफिक है। तो इनका था कि ये बिहेवियरल अप्रोच है प्रॉपरली देखा जाए तो। और अभी हम लोगों ने देखा कि उस प्रोसेस पे तो आ गए थे लोग। डेविड ईस्टन एक लिमिट तक आ गए थे कि ऐसे वर्क करता है लाइक अ मशीन, इनपुट आउटपुट और लूप फीडबैक, लेकिन वो स्ट्रक्चर को नहीं एनालाइज कर पाए। तो उनको पकड़ा तो स्ट्रक्चर को दूर करने के लिए, स्ट्रक्चर वाली कमी को, इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे मालिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन, उन्होंने बहुत सारे सोसाइटी को स्टडी करते हुए बोला था कि देयर आर एसेंशियल फंक्शंस व्हिच हैव टू बी परफॉर्म्ड इन एवरी सोसाइटी। किसी को रूल करना है, किसी को मतलब अथॉरिटेटिव वैल्यू एलोकेशन जो था ना उस तरह का करना है, किन्हीं को सिस्टम मेंटेन करना है, किन्हीं को डिफेंस करना है, किसी को जस्टिस करना है। तो ये फंक्शंस है और उसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो इसको इन्होंने यूज किया, आलमंड एंड पावल ने। इनका भी पर्पस था कि साइंटिफिक मॉडल बनाएं और ईस्टर्न्स के मॉडल को डिफेक्ट्स को एड्रेस करें। तो इसका असर दिखता है। तो कौन कौन से डिफेक्ट्स को दूर कर रहे थे? स्ट्रक्चर वाले, जो कि विथिन पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चर को नहीं एनालाइज किया ईस्टर्न ने। फिर दूसरा कि डेवलपिंग कंट्रीज के प्रति ईस्टर्न्स का मॉडल वर्क नहीं कर रहा था, इरिलेवेंट हो रहा था,
क्योंकि वो सर स्टैटिक ये इन नेचर एक्सेप्ट था। ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो डिफरेंट सिस्टम्स है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, थोड़ा डायनेमिक व्यू लेते हैं स्ट्रक्चरल हाँ फंक्शनल। हाँ, और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज को भी एनालाइज इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं अपने मॉडल में। अच्छा, तो इनका भी जो है, इनके ऊपर जो आलमंड एंड पावेल का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इस पे किनका इन्फ्लुएंस है ये बता दीजिए। सर फर्स्ट सर है लूसियन पाई के का पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, ठीक। सेकंड है डेविड एस्टन का, थर्ड है इसमें यार मैलिनोव्स्की का। डेविड स्टन का ये क्या उठाते हैं? सर बेसिक फ्रेमवर्क जो है सिस्टम। इनपुट आउटपुट। यस। और मालिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का वो उठाते हैं कि सर्टेन फंक्शंस, एसेंशियल फंक्शन जो कि स्ट्रक्चर होता है उसके लिए। ठीक है। लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का भी इन्फ्लुएंस है। हाँ, वो जब स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे ना, तो लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को ही एनालाइज यूज करते हुए वो स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, जिसमें वो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पकड़ेंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जैसे कि अब मालिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन का जो बोले थे कि कुछ फंक्शंस है कि हर सोसाइटी में होता ही होता है, उसके लिए स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी होता है, ऑल सोसाइटी में, जिसमें कि कॉमन फंक्शन होता है। तो हम लोग उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज में, सोसाइटी में, पॉलिटिकल सिस्टम में कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं जो वही फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी जो उन्होंने बोला कि वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट लूसियन पाई का है ना, वो यूज होता है, तो ये भी बोलता है कि ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है स्टेटिक नहीं है, अलग अलग लेवल पे है, कुछ पार्शली डेवलप्ड है, कुछ परफेक्ट डेवलप, कोई परफेक्ट डेवलप नहीं है, सब प्रोसेस में है, स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन में है। तो देखेंगे कि कैसे स्टेटिक इन्होंने, तो इसके कारण, ये लाइन बोलने के कारण आलमंड एंड पावेल ने क्या किया, डेविड स्टन के मॉडल को उनको रिस्क्यू किया कि आपका सिस्टम जो डेवलपिंग कंट्री को एड्रेस नहीं कर रहा था, हमने एक लाइन बता दिया कि वो डिफरेंट स्टेजेज में है, तो हमारा मॉडल जो है वर्क कर जाएगा अब सारे कंट्रीज में, वेदर पोस्ट कॉलोनियल, प्री कॉलोनियल और नॉन कॉलोनियल। इसमें एक डायग्राम है स्ट्रक्चरल फंक्शनल का बहुत बड़ा सा, इसमें भी इनपुट आउटपुट है। तो कितने प्रकार के इनपुट इन्होंने बताया है? सर 4 टाइप्स के हैं। और आउटपुट 3 टाइप के सर। ठीक है, तो इसलिए इसको कभी कभी 7 इनपुट आउटपुट मॉडल भी बोला जाता है। हाँ जी सर। अब जैसे कि इनपुट फंक्शंस का नाम बता दीजिए एग्जांपल के साथ। सर जैसे हो गया पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, जैसे कि फैमिली, स्कूल, सोसाइटी ये लोग करते हैं। हाँ, फिर ये स्ट्रक्चर्स हो गए। हाँ आप एक फंक्शन बताया आपने, फिर उनका स्ट्रक्चर बताया जो ये काम करता है फंक्शन। हाँ ठीक है, दूसरा। हाँ जी। फिर सर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो गया, जो कि मास मीडिया के थ्रू होता है, और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से होता है। इंटरेस्ट एग्रीगेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। और इसी तरह से ये लोग 3 आउटपुट भी देते हैं, जैसे कि रूल मेकिंग हो गया लेजिस्लेचर के द्वारा, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के लिए रूल एग्जीक्यूशन होता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। वो ऐसे है सर, वो ऐसे है जी सर। कि रूल मेकिंग प्राइमरली लेजिस्लेटिव करती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी भी कर ही देती है आगे जाके थोड़ा थोड़ा। अच्छा। और उसी प्रकार रूल एग्जीक्यूशन है, मैंने तीनों आप जो देखते हैं ना, वही हमारे सिस्टम में आउटपुट फंक्शन वही है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो रूल मेकिंग वाला प्रोमिनेंटली लेजिस्लेचर करती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी भी करती है। रूल एग्जीक्यूशन प्रोमिनेंटली एग्जीक्यूटिव करती है, थोड़ा थोड़ा लेजिस्लेटिव जुडिशियरी करती है। रूल एडजुडिकेशन प्राइमरली जुडिशियरी करती है, थोड़ा थोड़ा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूशन भी करती है। तो ये हो गए आउटपुट 3 फंक्शन जिसके स्ट्रक्चर्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। और इसमें भी वही है, आउटपुट है, फीडबैक है, इनपुट है। तो हमने डेविड स्टन का भी आउटपुट है, फीडबैक है, इनपुट है। तो अंतर क्या आया, ये डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, फिर इनमें सारे स्ट्रक्चर को इन्होंने बताया है, यही इनका मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। इसको 7 इनपुट आउटपुट मॉडल भी बोलते हैं, और इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल में भी इनको वेरिएबल समझाया कि उसमें भी हमारा एप्लीकेबल है अलग अलग लेवल के कारण। और इनका इसके बाद आता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच।
तो हमारा फिर वही कहानी ट्रेडिशनल, वो बोलेंगे कि कुछ नहीं है, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लिकेशंस जार्गन्स घुसेड़ दिए। मार्क्सिस्ट बोलेगा नाइदर यूनिवर्सल नॉट न्यूट्रल, पकड़ के रखा उन्होंने। और क्या क्या बोलते हैं छोटा छोटा? ये बोलते हैं कि अमेरिका जो ये मतलब जो पूरा अप्रोच है इसमें अमेरिकन सिस्टम को बेस्ट दिखाया जाता है, और इसमें गिव्स टू मच फोकस ऑन सिस्टम मेंटेनेंस, इसमें भी कहते हैं ये लोग। और इसमें भी फिर से कहते हैं कि क्राइसिस इन सिस्टम्स लाइक प्रोटेस्ट और रिवॉल्यूशंस को अकाउंट में नहीं लेता है। और ये फिर ये कहते हैं कि अगर ये अपने आप को साइंटिफिक सिस्टम कहते हैं तो इनको यूनिवर्सलिस्ट होना चाहिए, बट एक्चुअली ये लोग जो हैं बायस्ड इन फेवर ऑफ वेस्ट हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि वेस्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो ये जितने भी आपको मॉडर्न अप्रोचेस दिखेंगे वो सारे जी सर। का एक तो ट्रेडिशनलिस्ट का वो आता है कि हमें बेवकूफ़ बनाया, तुम खुद बेवकूफ़ हो, मतलब जेनरिक बोल रहा हूँ, इसे लिखना नहीं है, कि वो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी का वर्ड देते हैं, टेक्निकल जार्गन का वर्ड देते हैं, फिर कॉस्मेटिक चेंजेस का नाम देते हैं, तो ये सब देते हैं। फिर मार्क्सिस्ट वही बोलता है कि आप जो बता रहे हो वो सारे जगह फंक्शन नहीं कर रहा है, आप इंटेलेक्चुअल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई इनडायरेक्टली योर ओन मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ऑल्सो इट इज ऑपरेशनल लिमिटेशंस है उसका जो रियल लाइफ में होता है, मतलब एग्जीक्यूट हाँ, नहीं कर सकते। ये जितने भी आप ऑपरेशनल लिमिटेशंस है, तो आप देखेंगे कि बिहेवियरल के पास जब ऑपरेशनल लिमिटेशंस दिखने लगे तो पोस्ट बिहेवियरल में थोड़ा रिफॉर्म किया, नॉर्मेटिव बनने का कोशिश किया। दूसरी बात है कि सोशल साइंस में जो भी डाटा आप लाते हैं ना, जो हम लोग शुरू में देखा था कि क्या लिमिटेशंस है, कि वो कल्चरली एम्बेडेड होते हैं, तो डाटा प्रोड्यूस करने वाले भी और डाटा कलेक्ट करके एनालाइज करने वाले, उनके पास भी ऑपरेशनल लिमिटेशंस आते हैं, उनका अपना व्यू आ जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम आप लिख नहीं सकते, लिखिएगा नहीं। जैसे कांति वाजपेयी ने बोला ना कि 3 स्कूल्स हैं हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करने वाले, नेहरूवियन, न्यू लिबरल और हाइपर रियलिस्ट। उन्होंने हाइपर रियलिस्ट बोला रियलिस्ट को, आप वो रियलिस्ट भी बोल सकते थे, तो आपको लगता है थोड़ा सा उनका टोन आता है अपना पर्सनल, वो वेल इस्टेब्लिश नहीं है, हमें समझने के लिए यूज हो जाता है। तो अब ये ऑपरेशनल लिमिटेशंस आ जाते हैं कि आप किसी चीज़ को साइंस की तरह क्लासीफाई करने लगते हो, सोशल साइंस में या तो हमारे पॉलिटिकल साइंस में, तो कुछ ना कुछ आपका पर्सनल उसमें आता है। ये नहीं कहेंगे वो बुरी बात है, वो इनहेरेंट है, ये दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर सब्जेक्ट। बुरी बात होगी तो सब्जेक्ट ही आगे नहीं बढ़ेगा, तभी तो हमारा न्यू चीज़ आइडिया ग्रो करेगा ना। सारे इनका अपना अपना पर्सनल आएगा व्यू, फिर एंटीथेसिस थेसिस सिंथेसिस बनेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल। अभी 2-3 और बच्चे, जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल कल्चर। तो एज इट इज दे आर नॉट इन आवर सिलेबस, बट वो बहुत जगह यूज होते हैं, एथिक्स में यूज हो जाते हैं, एसे में यूज हो सकते हैं, हमारे हर आंसर्स में यूज हो जाते हैं, जहाँ तहाँ पेपर 1-2 सारे सेक्शंस में। और लास्ट में पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल सोशोलॉजी, वो दोनों अल्टरनेट ईयर में हर साल आते हैं ऑलमोस्ट। इस साल इकोनॉमी आया था, शायद अगले बार सोशोलॉजी आएगा। दो मॉडल है, या तो पूरा कर दूं या कल के लिए रोकूं, ये बताइए। सर अभी क्या करेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट? नहीं, इसको कल करेंगे, डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन सहित पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिटिकल सोशोलॉजी। पूरा करने की तरह नहीं लगेगा भाई, और जितना लगा है उतना लग जाएगा ऑलमोस्ट। एक हाँ तो घंटे में सर हो ठीक, जाएगा तो मतलब। आधा घंटा ही तो लगा है अभी तो। कर दूं? नहीं, 45 सर मिनट पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर दीजिए, बाकी 3 बचेंगे वो कल करेंगे। फिर कल वो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे नहीं कर रहा था, चलिए ठीक है सर, तो उसको कल ही करते हैं। क्योंकि सर फिर वो आज ही ब्रॉड। कर दीजिए तो। मैं तो इसे 2-2.5 घंटा तक भी खींच लूँ, लेकिन ये होगा फिर तो रहने दीजिए। आज रखते हैं, कल से देखते क्या वर्क करता है, ठीक ना। इसको ऐसे भी 2 दिन में बांट रखा था, तो मैंने कुछ सोचकर इसको बांट रखा था। नहीं तो ये फिर कल 20 मिनट में निपट जाएगा, नहीं तो हो सकता है ये 11 साढ़े 11 पहुँच जाए तो कोई टिक नहीं पाएंगे। शुरू दिन तो ठीक है, बाकी आगे दिन जाके फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। 50 मिनट ठीक है, कोई बात नहीं, स्लो ही रखते हैं फिर।
हाँ, वो 1-2 दिन के बाद हो सकता है स्पीड पकड़े तो देख लेंगे, है ना। रेडी रहिएगा फिर 2-2.5 घंटा खड़ा होने के लिए यदि जरूरत पड़े तो, ओके सर। क्योंकि ठीक है सर, आज शॉर्ट रिकॉर्डिंग जा स्टॉप कर लीजिए। जी जी।